तो रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे थे हम लोग। और लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन बताएगा? जल्दी से कोई बताए। सर हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था, हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और हाइपोथेसिस के टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो गया था हाइपोथेसिस। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हाइपोथेसिस क्या होता है, इस पे हमने 3 क्लासेस लिए डिटेल में। कल वाली क्लास लंबी भी थी, तो ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए आप लोगों के। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, गलत नहीं करना है, तो रिवीजन कर लीजिए आप लोग उसको। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। तो शोध क्या होता है, शोध में क्या क्या चीजें आती हैं, शोध का क्राइटेरिया क्या होता है, शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, शोध का महत्व क्या होता है, ये सारा हमने कर लिया है। आज करेंगे शोध के प्रकार। आप लोगों को ध्यान देना है कि 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शोध प्रविधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, और एक होता है टाइप ऑफ रिसर्च। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? शोध के प्रकार, ये ध्यान रखना है। तो परीक्षा में अगर शोध के प्रकार पूछे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी से मिक्स नहीं कर देना है उसको, वो अलग होता है, वो अलग से बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च, नॉट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अगर आप चाहें तो साइड में इस चीज को नोट कर लीजिए कि ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है विशेष रूप से। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। सो रिसर्च के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला कि रिसर्च रिसर्च के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे, या पर्पस क्या है, पर्पस के आधार पे रिसर्च के प्रकार। तो सबसे पहला, जैसे बनवा रहा हूँ ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि अगर ये टेबल आपने अच्छे से आज समझ लिया तो आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा गलत नहीं होगा। और ये टेबल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो जो बनवाया जा रहा है इसको ध्यान से बना लीजिए। क्लास चूंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि फ्लक्चुएशन की वजह से क्लास कैंसिल कर दे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक क्लास तो ले ही लेते हैं, क्योंकि इंटरप्शन होगा तो समझने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो एकदम ध्यान से हेडफोन लगा के कॉपी पेन लेके शांति से सुनिए। इसको अगर ध्यान से कर लिया आप लोगों ने तो यहीं से क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाद में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के आधार पे रिसर्च के प्रकार। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव या पर्पस, और पर्पस। तो उद्देश्य क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर शोध के प्रकार। तो पहला, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अगर शोध का उद्देश्य है किसी नए सिद्धांत का निर्माण करना या ज्ञान में वृद्धि करना, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या मौलिक शोध। तो इसमें पहला कौन सा होता है? मौलिक शोध, मौलिक शोध या फंडामेंटल, फंडामेंटल या बेसिक भी बोलते हैं इसको, बेसिक रिसर्च। ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब नया ज्ञान प्राप्त करना हो, नया ज्ञान प्राप्त करना हो, ठीक है। और नया ज्ञान प्राप्त करने का मतलब सिद्धांत के निर्माण से है। जब आप नए सिद्धांत को बनाते हैं, वो सिद्धांत का निर्माण होता है इसमें, फंडामेंटल रिसर्च में। इसको क्या बोलते हैं? विशुद्ध शोध भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च। कि प्योर रिसर्च यही है, ठीक। तो जैसे गणित का कोई सिद्धांत बना रहे हैं, या जो आपको एग्जांपल दिया था न्यूटन का, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना रहे हैं आप, तो ये एक नया सिद्धांत है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आपने डीएनए की संरचना की खोज किया। तो रिसर्च में आपने पढ़ा था कि एक होता है कि नया ज्ञान लेकर के आना, दूसरा होता है फाइंडिंग आउट हिडन फैक्ट्स। तो ये कौन सा है? नया ज्ञान लेकर के आने से, जब कोई नई सिद्धांत लेकर के आया जाए, ठीक है। तो गणित और मूल विज्ञान के जो रिसर्च होते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं। तो मोस्ट
मोस्टली गणित और विज्ञान में इसका किया जाता है, मौलिक शोध का। ठीक है, तो इसमें नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांतों का निर्माण या सिद्धांतों से संबंधित होता है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा कौन सा होता है, उद्देश्य के आधार पर दूसरा शोध कौन सा होता है, उद्देश्य के अप्लाइड आधार पर रिसर्च। दूसरा, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, इसको प्रायोगिक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, जो एप्लीकेशन में लेकर के आना, जो प्रयोग में लेकर के आना, जो सिद्धांत को प्रयोग में लेकर के आते हैं, तो उसको अनुप्रयोग। बोलते हैं, हाँ, अनुप्रयोगात्मक बोल सकते हैं या अनुप्रयुक्त शोध बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जितने भी अप्लाइड, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब कि जिसको आप व्यवहार में क्या करें, जिसको आप व्यवहार में शामिल करें। तो जब व्यवहार में शामिल करेंगे तो इस शोध का उद्देश्य होता है व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, तो समस्या मूलक पद्धति का उपयोग किया जाता है, किसी सामाजिक या व्यवहारिक समस्या का समाधान किया जाता है इसमें। इसकी मदद ली जाती है, इसमें फंडामेंटल रिसर्च की मदद ली जाती है, सिद्धांतों की मदद ली जाती है, उसके माध्यम से किया जाता है। तो अगर आप इस दोनों ही जो टाइप्स हैं इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो त्रिभुज में बनेगा। सबसे नीचे कौन सा होगा, फंडामेंटल रिसर्च, और ऊपर कौन सा आएगा, अप्लाइड रिसर्च। तो जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो फंडामेंटल रिसर्च पे डिपेंड होता है। अगर फंडामेंटल रिसर्च हटा देंगे तो अप्लाइड रिसर्च की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो जितने भी ऐसी ही चीजें, जैसे किसी सिद्धांत के आधार पे मेडिसिन का निर्माण करना, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन करना सिद्धांत के आधार पे, तो जितनी भी चीजें सिद्धांतों पे आधारित होती हैं, जिनका अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यवहार में शामिल। तो यहाँ पे लिखिए कि इसमें सिद्धांतों को समाज या व्यवहार में अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, या कैसे अप्लाई करें इस बात का शोध किया जाता है। ठीक है, बेसिकली दो ही होते हैं। अप्लाइड रिसर्च को ही क्रियाशील या एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, लेकिन एक कभी कभी इसको पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे टूटता हुआ तीर बनाइए और यहाँ पे लिखिए एक तीसरा टाइप, लगभग अप्लाइड रिसर्च ही है, लेकिन इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अगर परीक्षा में कभी पूछ ले कि एक्शन रिसर्च क्या होता है या क्रिया शोध क्या होता है, तो जो एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, तो ये भी एक अप्लाइड रिसर्च ही है। अगर अप्लाइड रिसर्च को और कह के एक्शन रिसर्च कह देंगे तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगी। ठीक है, तो लगभग ये भी अप्लाइड रिसर्च है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, शिक्षण में, प्रशासन में, ठीक है, जो आने वाली समस्याएं हैं, आने वाली समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए जो शोध किया जाए, को हल करने के लिए किया गया शोध। ठीक है, जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट के नंबर बढ़ाने हैं, या किसी क्लास में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के सामने ये चैलेंज है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्या किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में आए भी, क्योंकि टीचर आता, स्टूडेंट नहीं रहते हैं। तो क्लास में या कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया गया शोध, बढ़ाने के लिए किया गया शोध।
ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? आपको कोई नया सिद्धांत बनाना है, या किसी सामाजिक या व्यवहारिक समस्या का समाधान करना है, किसी शैक्षणिक या प्रशासनिक समस्या का समाधान करना है। तो शिक्षा और प्रशासन चूंकि समाज का ही हिस्सा होता है, इसलिए एक्शन रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च ही कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च की ही सारी क्वालिटी होती है, इसमें भी अप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया बेस्ड या पर्पस के आधार पर रिसर्च के प्रकार। तो परीक्षा में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के आधार पर शोध के प्रकार हैं, तो पहला चीज शोध के प्रकार पूछ रहा है, शोध प्रविधि के प्रकार नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज कि उद्देश्य के आधार पे पूछ रहा है, तो उद्देश्य के आधार पे ही बताना है। दूसरा हेडिंग बनाइए। प्रकृति के आधार पर शोध के प्रकार, या नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर शोध के प्रकार। आप लोगों को विजिबल हो रहा है? बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? नो सर। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। चूंकि ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो लैंडस्केप बनाइएगा आप लोग, और कोशिश करिएगा कि जो कॉपी आपका है, जैसे ये कॉपी होता है और ये कॉपी होता है ना, तो इस वाले पेज पे बनाना है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। ठीक है, क्योंकि एक पेज में आएगा ही नहीं है। तो कोशिश करना कि पूरा कॉपी ऐसे दोनों खोल के और पूरे दोनों पेज को मिला करके एक पेज में बनाए आप लोग, तो आपको लैंडस्केप से ज्यादा जगह मिल जाएगा उसमें। नेचर के आधार पर शोध के प्रकार। तो नेचर के आधार पर शोध के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है गुणात्मक शोध, क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटेटिव रिसर्च। और दूसरा होता है मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों ही लिखिएगा, इंग्लिश और हिंदी। अगर मन ना करे तो हिंदी मत लिखिए, लेकिन इंग्लिश लिखना ही लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश वही रहेगा, हिंदी में बदल देगा। तो गुणात्मक शोध किसे कहते हैं, मात्रात्मक शोध किसे कहते हैं? और एक होता है गुणात्मक शोध प्रविधि, एक होता है मात्रात्मक शोध प्रविधि। जो आपके सिलेबस में लगा है वो लगा है गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रविधि, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ठीक है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रविधि को समझने के लिए आपको गुणात्मक और मात्रात्मक शोध क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है। जब आपको वो पता चल जाएगा, तो फिर आप उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो गुणात्मक और मात्रात्मक आपको पेपर वन के दौरान डिटेल में बताया गया था, यूनिट वन के दौरान, कि गुणात्मक क्या होता है, मात्रात्मक क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, जिन लोगों का छूट गया था यहाँ से कर लेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फिर से रिवीजन होंगी, तो बीच बीच में मैं रिवीजन करवाता रहूंगा आप लोगों का, ताकि आप लोग कर पाए। तो ये दोनों ही जो शोध होते हैं, दोनों ही डेटा को इकट्ठा करने, दोनों ही डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है। रिसर्च करने के दौरान, तो जब कोई रिसर्च, जब जब किसी रिसर्च में विचार से रिलेटेड, अनुभव से रिलेटेड, ठीक है, या व्यवहार से रिलेटेड, या दृष्टिकोण से रिलेटेड का अध्ययन किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक शोध। लेकिन जब किसी शोध में संख्यात्मक डेटा का, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसका अध्ययन किया जाए, संख्यात्मक डेटा का उपयोग कर सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाए, संख्याओं के आधार पर विश्लेषण करना, सांख्यिकीय विश्लेषण करना, तो उसे हम बोलते हैं मात्रात्मक शोध प्रविधि। गुणात्मक और मात्रात्मक में अंतर करने का सीधा आपको बताया है कि जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके, उसे कहते हैं मात्रात्मक।
जैसे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे किसी की उम्र ना, क्लास में स्टूडेंट की संख्या, तो जितने भी संख्याएं होती हैं जिनको मापा जा सके वो मात्रात्मक होती हैं। तो जब आप किसी न्यूमेरिकल डेटा का उपयोग करके न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मात्रात्मक शोध। लेकिन गुणात्मक का मतलब क्या होता है कि जिसको एग्जैक्ट ना मापा जा सके, जिसको मापा न जा सके। ठीक है। जैसे क्लास में कौन कितना सुंदर है, ये मापा नहीं जा सकता है। सापेक्षता या तुलनात्मक रूप से बताया जा सकता है, और वो भी सापेक्षता या तुलनात्मक रूप से सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो जहां पे पर्सन टू पर्सन वैरी करे उसे बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है। और जहां पे सबका एक हो वो होता है मात्रात्मक। तो आपने पढ़ा था रिसर्च में कि जब सब लोग एक कर लें तो उसे क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता। जिसको मापा जा सके वो वैध होता है, उसको सत्यापित किया जा सकता है। जिसको मापा नहीं जा सके उसको इतना एग्जैक्ट रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो गुणात्मक शोध में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसमें हर व्यक्ति की आत्मनिष्ठता आ जाती है, हर व्यक्ति की सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आ जाती है। तो जैसे जो रिटेन आंसर आप लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जो परीक्षा में रिटेन आंसर लिखते हैं वो है गुणात्मक। क्यों? क्योंकि सबका उत्तर अलग अलग होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हैं, जैसे एनटीए का दे रहे हैं आप, तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए है तो सबके लिए ही ए होगा। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सामान्यीकरण है, उसको मापा जा सकता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं मात्रात्मक होता है वो। क्लियर सबको? तो जब किसी शोध में विचार से रिलेटेड, क्योंकि विचारों को मापा नहीं जा सकता, अनुभव को एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, सबके अनुभव विचार अलग अलग होते हैं, व्यवहार को सबका अलग होता है, दृष्टिकोण सबका अलग होता है, का अध्ययन किया जाए, तो ये होता है गुण से रिलेटेड शोध, जहां पे क्वालिटी प्रदर्शित हो रही है। ठीक है। तो कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, ये क्वालिटी है, ये मापा नहीं जा सकता, सापेक्षता बताया जा सकता है। एक व्यक्ति जो दूसरे की नजर में अच्छा है किसी और की नजर में बुरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छा है वो हर एक परिस्थिति में अच्छा ही रहेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 है तो वो सबके लिए 40 ही होगी, किसी के लिए 20 साल नहीं हो सकता है। अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो चाहे कोई भी आएगा सबके लिए 40 बच्चे ही रहेंगे, किसी के लिए 20 बच्चा नहीं हो सकता। तो ये अंतर होता है दोनों में, इसको समझना, ये हर जगह आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा गुणात्मक और मात्रात्मक। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो जितने भी इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, वो किस में आते हैं, गुणात्मक में। क्वालिटेटिव। ठीक है, तो इंटरव्यू आएगा इसमें, जितने भी केस स्टडी आते हैं इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, किसी भी जनसंख्या का सर्वेक्षण कर रहे हैं आप तो जो भी डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, सारा इसमें आ जाएगा। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 20 करोड़ है तो सबके लिए 20 करोड़ होगा। ठीक है। मतदान का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें भी डेटा है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के डेटा आ जाते हैं। ठीक। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, प्रक्रिया के आधार पर। तो दूसरा आपने देखा नेचर के आधार पे, अब देखिए तीसरा बनाइए, प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर शोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रक्रिया के आधार पे एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्णनात्मक शोध। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आर लिख दूं बस, समझ जाएंगे आप लोग। आर लिख के डॉट हाँ लगा जी रहा सर। हूँ। हाँ हाँ, जी। डिस्क्रिप्टिव यस रिसर्च। सर। हाँ, वर्णनात्मक शोध। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है प्रक्रिया के आधार पे, दूसरा होता है एनालिटिकल रिसर्च,
विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल रिसर्च। इस तरह से पढ़ने से वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है आप ये भी समझ पाएंगे, विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है ये भी समझ पाएंगे। परीक्षा में बोलता है कि जो क्वेश्चन पूछता है कि वर्णन करिए, तो जब वर्णन करने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या उत्तर लिखना है यहाँ से पता चल जाएगा। अगर विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है कि भारत में गरीबी के पीछे के क्या कारण है विश्लेषण करिए, तो आपको कारण तो बताना ही है, साथ में एनालिसिस भी करना है। और अगर वर्णन करने के लिए बोल रहा है तो कारण तो बताना ही है, साथ में वर्णन भी करना है। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों शोध क्या होती है, और इसी के आधार पर रिसर्च मेथड्स बनेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो एनालिटिकल रिसर्च मेथड, एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, ये प्रक्रिया के आधार पे होता है जिसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध। और तीसरा होता है प्रक्रिया के आधार पर एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभवजन्य, अनुभवजन्य शोध, ठीक है, एम्पिरिकल। तो प्रक्रिया के आधार पर शोध के तीन प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, अनुभवजन्य। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च के प्रकार नहीं है, तो अगर ऑप्शन में ये तीनों रहेगा उसके साथ चौथा और दे देगा, तो इसके अलावा जो चौथा आएगा वो उसका प्रकार होगा कि नहीं होगा, प्रक्रिया के आधार पर नहीं होगा। नहीं तो होगा। टेबल बना के पढ़ने से कहीं से भी सवाल पूछेगा, कितना भी घुमा के पूछेगा, आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ में पढ़ेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन सा किस में आएगा कौन सा किस में नहीं आएगा। तो चीजों को कैसे पढ़ना है, सुलझा के पढ़ना है, उलझा के नहीं पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, चीजों को उलझा देते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है। कबीरदास क्या करते हैं, कबीरदास यही समस्या लेके परेशान है। कबीरदास कहते हैं कि मैं राख्यो सुलझाई रे, और लोग क्या करते हैं लोगों ने उलझा रखा है। तो ये उलझाने वाली प्रक्रिया कहाँ से आई है, किताबों से आई है। और सुलझाने वाली प्रक्रिया कहाँ से आती है, समाज से आई है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं रखता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। तो सीधे समाज से पढ़ करके मैंने चीजों को सुलझा रखा है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कागज की लेखी पे, शास्त्र में लिखा है, किताबों में लिखा है, उसके आधार पे चीजों को उलझा के रखा हुआ है। क्योंकि इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि शास्त्र और कागज पे ही कोई लिखता है, और जो लिखता है उसकी सोच कैसी है, उसका समझ कैसा है, वो क्या चाहता है, ये डिपेंड करता है। तो कबीरदास एकदम डंके की चोट पे बोल देते हैं सबको कि तू कहता कागज की, लेकिन तू कागज की लेखी कह रहा है इसलिए तेरी बातें इतनी वैलिड नहीं है, इतनी सत्यापित नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा हुआ है तो कबीरदास सर बीच आखिन बीच की में ये देखी। हिंदी साहित्य आ जाता है और मजा आ हाँ, जाता है तो हिंदी साहित्य आखिन में भी देखी। समाज भी आ जाता है, हाँ, सामाजिक। हाँ, आखिन देखी का मतलब प्रत्यक्षवाद, आखिन देखी का मतलब प्रत्यक्षवाद। जब कबीर आखिन देखी की बात करते हैं तो अगस्त कामटे की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, भौतिकता जो सामने है जो प्रत्यक्ष है उसकी बात करते हैं, और उसके आधार पर विश्लेषण करने की बात करते हैं। कबीरदास रिसर्च भी समझ लिए हैं सर, ठीक है। कबीरदास केवल हिंदी के नहीं है भाई, कबीरदास भारतीय समाज के प्रमुख चिंतक हैं। कबीरदास समाज शास्त्र वालों के भी उतने ही हैं, समाज सुधारक हैं। कबीर की राजनीतिक चेतना भी पढ़ते हैं कि राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया था। तो कबीरदास केवल हिंदी के नहीं है, और हिंदी के बाहर के लोग ज्यादा कबीरदास को पढ़ते हैं। हिंदी वालों को पूछ लिए तो नहीं दोहा बता पाएंगे, और गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है, इतने कबीर के दो याद है। तो कबीर पूरा एक पंथ है, उसको मानने वाले लोग अनुयायी हैं जो हिंदी साहित्य नहीं। पंजाबी में आती है सर। पंजाबी में भी है, हाँ जी सर। अबद रामायणी उसमें लगा हुआ है, जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें है कुछ पार्ट उसके कबीरदास के। तो ये हिंदी साहित्य वाले पता नहीं किस खुमान में जीते रहते हैं कि बस हम ही पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता कि इससे ज्यादा बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो कबीरदास का नाम आते ही लोग सोच रहे हैं कि हिंदी साहित्य आ गया। नहीं 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 नहीं, कबीरदास का मतलब समाज का एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो जागरूक था, जो चिंतनशील, जो विश्लेषण करता था, जो तार्किक था, जो जिंदा व्यक्ति था, जो बोलता था, और उल जुलूल नहीं बोलता था, टू द पॉइंट बोलता था, जहां जरूरी हो वहां बोलता था।
ठीक है। उल जलूल बोलता तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती। कुछ लोगों को लगता है कि बोलना चाहिए का मतलब कभी भी बोल देना चाहिए, किसी कुछ भी बोल देना चाहिए, चाहे भले ही तार्किक हो या ना हो। ये गलत तरीका है। बोलना, बोलिए तब जब लगे कि अब बोलना जरूरी है, नहीं तो मौन रहना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप मौन रहते हैं तो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा सीख पाते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो कम सीख पाता है। तो बोलना तब है जब बोलना जरूरी हो जाए, जब लगे कि नहीं अब एकदम अति महत्वपूर्ण बात आ गई है, बोलना ही बोलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तब बोलना है। कबीरदास तब बोलते थे जब बोलना एकदम जरूरी हो जाए, और तब लोग सुनते भी हैं। ऐसे बोलते रहेंगे नहीं सुनेगा कोई आपको। तो कबीरदास जब बोलते थे तो लोग सुनते थे कि कबीरदास बोल रहे हैं, भाई सब कुछ जरूरी चीज होगा तभी बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। तो वर्णनात्मक, एनालिटिकल और अनुभवजन्य। अनुभवजन्य का मतलब वही अनुभव के आधार पर आंखें देखी। तो क्या होगा अनुभवजन्य का मतलब? प्रत्यक्ष अनुभव या प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष। तो आंखें देखी का मतलब प्रत्यक्षवाद, रिसर्च, प्रत्यक्ष अनुभवों। जो आंखें देखी है, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब आंखें देखी, अनुभव या प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, जैसे किसी दवा का परीक्षण करना या कोई फील्ड स्टडी करना, फील्ड में जा करके देखना लोगों को क्या दिक्कत है, तो लिख सकते हैं किसी दवा का परीक्षण या फील्ड स्टडी। विश्लेषणात्मक क्या होता है? विश्लेषण करना क्या होता है? जो भी फैक्ट्स आपको मिला है उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, उसको विश्लेषित करना है, तोड़ तोड़ के एक एक चीज को देखना है। तो एक होता है संश्लेषणात्मक, संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है? जो दो चीजों को मिला करके, दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके समझना। ठीक है, और विश्लेषण का मतलब होता है कि अलग अलग करके समझना। तो जो भी तथ्य है, उपलब्ध तथ्यों को तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष पे पहुंचना, विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचना। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? किसी घटना या परिस्थिति का गहन विवरण प्रस्तुत करना, डीप में जाके उसका वर्णन करना, विवरण देना। ठीक है, तो किसी घटना या परिस्थिति का गहन विवरण प्रस्तुत करना, तो विवरणात्मक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो विवरण प्रस्तुत करना। ठीक, तो क्या क्या होगा वर्णनात्मक शोध में? जैसे किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं आप, तो आ जाएगा इसमें। आप ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं फैक्ट के आधार पर, तो वो भी इसमें आ सकता है, दस्तावेजों का विश्लेषण करना। यहाँ पे किसी घटना का वर्णन करना, और यहाँ पे क्या आएगा? किसी दवा का परीक्षण करना, एग्जामिन करना या फील्ड स्टडी करना, प्रत्यक्ष जाकर के देखना कि वो चीज है कि नहीं है। जो चौथा प्रकार है रिसर्च का, वो है दृष्टिकोण के आधार पर। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। नंबर 4, चौथा क्या है? दृष्टिकोण के आधार पर शोध के प्रकार। तो शोध में जब आपने पढ़ा था तो 3 क्राइटेरिया पढ़ लिया था। पहला क्या था? शोध का दर्शन क्या है। ठीक है, तो दृष्टिकोण के आधार पर शोध के प्रकार, इसको क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन अप्रोच। अप्रोच क्या है आपका रिसर्च को लेकर के, उसके आधार पे प्रकार इसके। कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला तो यही होता है कि आपका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है कि क्या है, तो इसको बोलते हैं ऐतिहासिक शोध, तो हिस्टोरिकल रिसर्च इसमें आता है। ऐति लिख के अगर डॉट लगा दूं तो इसका मतलब ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। दूसरा, अगर आप तुलना का दृष्टिकोण रखते हैं तो तुलनात्मक, तुलनात्मक कंपैरेटिव रिसर्च। अगर आपका उद्देश्य प्रयोग करना है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक
शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से 5 लगे हुए हैं आपके सिलेबस में? कोई बता पाएगा मुझे बिना देखे? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सर ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल, लगा है। हिस्टोरिकल। लगा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव लगा हुआ है और ऐतिहासिक लगा हुआ है। तो ये लगा है, ये लगा है, डिस्क्रिप्टिव वाला इधर है और गुणात्मक और मात्रात्मक लगा है। तो दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण से पहले जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो प्रक्रिया के आधार पे है और गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकृति के आधार पे है। तो प्रकृति, प्रक्रिया और दृष्टिकोण, ये 3 आधारों पे जो 5 प्रकार हैं शोध के वो लगा हुआ है। लेकिन वो क्या है, वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है या मेथोडोलॉजी, मेथड है। मेथड्स है। तो अभी मेथड्स हमने नहीं पढ़ा है, अगली क्लास आपकी होगी रिसर्च मेथड एंड रिसर्च डिजाइन। तो डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेथड्स और डिजाइन में अंतर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, जब आप ये समझेंगे तो जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेंगे, जब आप रिसर्च मेथड्स एंड डिजाइन क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम, वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिसर्च का बेसिक क्लियर है पहले से आपका। उसके बाद जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, शोध प्रविधि, तब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट कल मैसेज किया था उन्होंने कि सर आप यूनिट वाइज नहीं पढ़ाते हैं मतलब पहले पहला यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट। तो मैंने कहा नहीं, यूनिट वाइज नहीं, मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि चौथा यूनिट पढ़ के पहले आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर पहला यूनिट आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि किसी यूनिट का 20 का 3 सेक्शन पढ़ा के बाकी का छोड़ दूं, क्योंकि उसके लिए यूनिट 4 का 2 सेक्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है? गाइडेंस का मतलब ये होता है जो सिलेबस में क्या है के साथ ही जो सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में ठीक नहीं है उसको ठीक करके बताए। नहीं तो किताबों में तो दिया ही हुआ है यूनिट वाइज नोट्स। ठीक है, इसलिए जो लोग पूछते हैं कि सर किताब कौन सी खरीदें, तो मैं उनको भी मना कर देता हूँ कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, उसके बाद किताब पढ़िएगा आप लोग, फिर आप बताइएगा किताब में क्या क्या कमियां हैं। कुछ पूछना चाहते हैं चेतन हैंडेस के आपने? सर पूछना नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस का है ना, तो उसमें भी कैसा कि हर एक आर्टिकल आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते एक के बाद एक। किसी हाँ, किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए दूसरे आर्टिकल को समझना जरूरी होता है सर उसमें भी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कंसेप्ट वहीं पर क्लियर होगा जब हम्म आप दूसरा उसका बेस आर्टिकल समझोगे, तब जाकर आपको मेन आर्टिकल समझ में आता है। हम्म। ठीक। ऐतिहासिक शोध क्या होता है? इतिहास, इतिहास का मतलब समझते हैं आप लोग? जो बीत चुका है, जो पास्ट हो चुका है, तो पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। तो इतिहास से जो होता है उससे हमेशा सीख लिया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि पिछले बैच में या पिछले साल एनटीए के एग्जाम में ये वाला इस तरह के मॉडरेट क्वेश्चन आए थे और उसमें कट ऑफ इतना गया था, वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए थे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो ये क्या किया हमने, हिस्ट्री के आधार पे, पास्ट की घटनाओं के आधार पे उनका विश्लेषण करके, अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जब किसी शोध में पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करके, का स्टडी करके निष्कर्ष निकाला जाए, किसी परिणाम तक पहुंचा जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक शोध। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक शोध। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, आप किसी ऐतिहासिक घटना को उठा के पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जैसे भारत का स्वाधीनता संग्राम। ठीक, तो उसके उस पे शोध करना, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। होना क्या चाहिए इसमें, पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष और घटनाओं का अध्ययन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट की जरूरत हमें इसीलिए है ताकि उसका अध्ययन करके हम भविष्य को बेहतर बना सके। इतिहास का यही महत्व है, नहीं तो इतिहास नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है। तुलनात्मक शोध क्या होता है? तुलनात्मक शोध में क्या होता है कि विभिन्न घटनाओं या परिस्थितियों
कोई सिचुएशंस हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। ठीक है, तो वस्तुओं की तुलना करके शोध करना या निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक, जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसी के बरक्स आप देख रहे हैं कि जो साम्यवादी देश है वहां पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, जो पूंजीवादी देश है वहां पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, भारत में शिक्षण की पद्धति कैसी है, और यूएस में जो विकसित देश है वहां पे टीचिंग पैटर्न क्या है, शिक्षा की व्यवस्था कैसे है। तो जब दो घटनाओं का, दो परिस्थितियों का, दो वस्तुओं का या दो चीजों का तुलना करके अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक शोध। जैसे अगर आप गांव और शहर में शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा का लेवल कैसा है, इस पे शोध कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, तुलनात्मक शोध में। तो गांव वर्सेस शहर, पुरुष वर्सेस महिला, ये भी तुलनात्मक शोध में आएगा। ठीक है, तो जब भी दो चीजें होंगी उनकी तुलना करेंगे तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा इसमें कौन सा है, प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल्स आपको पता है ना, उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि दो वेरिएबल्स को ले लिया तो उसको बोलते हैं नियंत्रित परिस्थितियां। क्योंकि रिसर्च में आप क्या करते हैं, किसी समस्या के एक्सपेरिमेंट में सारे वेरिएबल्स को रखते हैं और दो वेरिएबल्स को लिखते हैं, बाकी को कांस्टेंट कर देते हैं। मान के चलते हैं कि इस पे इन्हीं दो का प्रभाव पड़ रहा है, बाकी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इन दोनों का अध्ययन करते हैं, फिर लगता है कि इनका प्रभाव नहीं, फिर ये उठाते हैं, फिर इस पे करते हैं, फिर इसका भी नहीं है, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तो जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट, हजार हजार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद किसी फाइंडिंग में पहुंचते हैं। तो ये साइंस में ज्यादा होता है, विज्ञान में ज्यादा होता है, मेडिकल में ज्यादा होता है। तो साइंस, मेडिकल भी एक साइंस ही है, मेडिकल साइंस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो नियंत्रित परिस्थितियों के आधार पर, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स आप नहीं ले सकते, कर ही नहीं पाएंगे रिसर्च ही, तो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, जैसे कोरोना का वैक्सीन बनाया था आपने, तो कोरोना का वैक्सीन पहली बार में बन गया था कि कई सारे ट्राई किया था आप लोगों ने, क्या किया था? ट्राई किया था। तो से जो ट्राई किया था। हाँ, तो जो वैक्सीन बनाया आपने कई सारे किया, फिर टेस्ट किया गया लोगों पे, काम कर गया था, अरे बाबा क्या हो गया, खोज लिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि इनको दिया गया, इनके ऊपर असर नहीं हुआ, ये बच गए। तो बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मनुष्यों पे करते हैं। हल्क मूवी देखी होगी आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका देखा होगा, नहीं देखा आप लोगों ने? जी सर, क्या कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, बैटमैन, हाँ, तो स्पाइडरमैन। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किया गया, हल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, कैप्टन अमेरिका के ऊपर भी किया गया। ठीक है, पांचवा कौन सा होता है, सोर्स के आधार पर रिसर्च के प्रकार। किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे, तो डेटा का स्रोत, तो डेटा के स्रोत के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा सोर्स और सोर्स ऑफ डेटा, तो डेटा सोर्स लिख लीजिए। डेटा कौन सा आप यूज कर रहे हैं उसके आधार पे शोध के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि एक होती है प्राइमरी डेटा और एक होती है सेकेंडरी डेटा। तो डेटा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी शोध, और दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी रिसर्च, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक शोध को क्या बोलते हैं, प्राथमिक शोध। ठीक है, तो इसमें आगे लिखिए कि जो प्राइमरी डेटा पे बेस हो, प्राइमरी
डेटा पर आधारित शोध, और यहाँ पे ठीक लिखिए, प्राइमरी डेटा का मतलब जो मूल डेटा है, जो मूल डेटा है उस पे, ठीक है। जब रिसर्चर या शोधकर्ता मूल डेटा को कलेक्ट करता है, मूल डेटा से उठाता है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। तो मूल डेटा का प्रयोग करना, ठीक है। प्रयोग करने का मतलब कलेक्ट। सर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बोल सकते हैं ना? प्राइमरी डेटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? सर मुझे लगा ये डिपेंड नहीं है, मूल है, इसलिए मैंने बोला। कह सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? प्रभाव होता है, ठीक है। प्रभाव। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कारण होता है। लेकिन मत कहिए उसको, उलझाइए मत चीजों को, जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, छोड़ दीजिए। कहना होगा तो कह सकते हैं, बाकी उस पर अभी मत सोचिए। अभी जो बता रहा हूँ पहले इसको बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एनालिटिकल वाले पे जाएंगे। तो अभी ये मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल जब पूरा पढ़ लेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है। पहले बैठा लीजिए कि कौन डेटा के सोर्स में आएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव का है, कौन सा दृष्टिकोण पे है, क्योंकि पूछता है सवाल, ये गलत कर देंगे अगर नहीं ध्यान देंगे तो। द्वितीयक रिसर्च क्या होता है? कि जो प्राइमरी डेटा का विश्लेषण करे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं? पहले से उपलब्ध डेटा का उपयोग करना, ठीक। कंफ्यूजन हो रहा है तो ये बना लीजिए, ठीक है। नीचे कौन सा आएगा? प्राइमरी प्राइमरी रिसर्च। डेटा, ऊपर कौन सा आएगा? सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी। ठीक। प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा पे, और सेकेंडरी रिसर्च सेकेंडरी डेटा पे। तो सेकेंडरी रिसर्च हमेशा प्राइमरी रिसर्च पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्योंकि पहले किसी ने डेटा का विश्लेषण किया, आपने उसको आधार बना लिया। जैसे नामवर सिंह ने क्या लिखा है कबीर के बारे में, उसी को उठा के आपने लिख दिया। आपने खुद नहीं देखा कि कबीर ने वो चीज किया था कि नहीं किया था, या कबीर के उन साक्ष्यों को, पांडुलिपियों को नहीं उठाया आपने। कबीर की साखी सबद रमैनी नहीं पढ़ी आपने। आई बात समझ में? तो जितने आलोचना होते हैं उन आलोचना को आधार बना लेना, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर क्या कहते हैं? कौन पढ़ने जाए मूल टेक्स्ट, किसी ने कुछ लिखा हुआ है उसी को पढ़ करके अपनी भाषा में लपेट के छेप दो, यही करते हैं लोग मोस्ट ऑफ द। क्योंकि मूल टेक्स्ट खोजना, पढ़ना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, श्रम साध्य प्रक्रिया है ये। तो रिसर्च की पहली विशेषता यही होती है कि ये श्रम साध्य प्रक्रिया होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसलिए 5 साल का समय दिया जाता है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के स्रोत के आधार पे। उसके बाद टाइम पीरियड के आधार पर रिसर्च के प्रकार। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब खत्म होगा कि नहीं होगा ये इस कितने तरह बढ़ जाता है। कितने लोग सोच रहे हैं कि चलता ही रहेगा क्या, ये कितना लंबा टेबल बनेगा ये बता दीजिए पेज छोटा पड़ जाता है। पेज छोटा पड़ जा रहा है, इसके लिए चार्ट पेपर चाहिए। तो नंबर 6 बनाइए, समय अवधि के आधार पर या टाइम फ्रेम के आधार पर या टाइम पीरियड के आधार पर। तो समय अवधि के आधार पर इतने सारे रिसर्च के प्रकार हैं, परीक्षा में कोई सा भी पूछ देता है, आप समझ रहे हैं। तो उसको कवर करने का एक ही तरीका है कि सबके बारे में एक लाइन पढ़ लो, जैसे ही पूछे खट से मार दो। तो हम कोशिश करते हैं इस क्लास में कि जितने भी हो सकते हैं टाइप सबको कवर कर लें, लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात, एनटीए वाले भी तो जो क्वेश्चन बनाते हैं उनका भी तो रहता है कि अच्छा अब विजुअल बनाते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं, देखिए किताब नहीं पढ़ने का फायदा क्या होता है आप लोगों को? जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसके पास भी सारी किताबें हैं, ठीक है। वो ये सोचता है कि ये बच्चे सारे किताब पढ़ते होंगे, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं जो किताब में ना हो, ताकि बच्चों को लगे बाप रे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये मेथड अपनाते हैं वो, ये पूरा मेथड अपनाते हैं और किताबों के बाहर से सवाल पूछते हैं।
तो जो किताबों के भरोसे नहीं रहता है उसके ज्यादा सवाल सही हो जाते हैं, और जो सिर्फ किताबों के भरोसे रहता है उसको दिक्कत होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के 99.99 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? गाइड बुक। गाइड बुक खरीद लेते हैं और उसी को रटंतम शुरू कर देते हैं 4 बजे उठ करके। और जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसके पास भी वो गाइड बुक है, वो भी कहता है कि जाओ मार्केट में जितने गाइड बुक लेके आ जाओ, थोड़ा मेरे पास है। थोड़ा मैं देख लूं क्या क्या सवाल दिया है, ताकि वो वाला ना पूछूं मैं। और ये लोग हर बार पढ़ के जाते हैं और वो हर बार दूसरी लाइन पूछता है। इनको लगता है अब कहाँ से पढ़े, अब कहाँ से पढ़े, अब कहाँ से पढ़े। तो टोटलिटी में पढ़िए आप किसी चीज को। गाइडों में जो लोगों ने छाट छाट के निकाला है वो मत पढ़िए, टोटलिटी में पढ़ लीजिए। उसके बाद कहीं से पूछेगा एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल गेस तो लगा पाएंगे आप ना, कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से हो सकता है, क्योंकि पूरा 100% तो कोई नहीं बता सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। ये ह्यूमन है, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमस 2 लेकर के आना पड़ेगा, इलोन मस्क का रोबोट। पेन ड्राइव लगा के पूरा लगा के खस 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 के भर दिया पूरा उसमें, और डाल रहे हैं तुरंत आंसर आ रहा है। ह्यूमन बीइंग है तो नहीं कर सकते पूरा। तो बेस्ड ऑन टाइम पीरियड के आधार पे, तो इसमें एक होता है दीर्घकालीन शोध। तो दीर्घकालिक शोध, लॉन्ग टर्म रिसर्च, और एक होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जिसको बोलते हैं आकस्मिक शोध। अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य उसका हिंदी में होता है। वो क्रॉस सेक्शनल का अनुदैर्ध्य हिंदी अनुवाद कर सकता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल को अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शनल ही लिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सोर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो इसका अनुवाद क्या करेगा? अनुदैर्ध्य करेगा कि अनुप्रस्थ करेगा नहीं पता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल तो लिखेगा, याद रखना ये। तो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या अंतर होता है? क्रॉस सेक्शनल का मतलब कि एक निश्चित समय में या कम समय में, ठीक, निश्चित समय का मतलब कम समय से है या कम समय में। जैसे किस जो जनमत सर्वेक्षण किया जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जनमत सर्वेक्षण। अब परीक्षा में यही पूछ लेगा कि जनमत सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तरह के शोध का के अंतर्गत आता है या का उदाहरण है। ऑप्शन दे दिया, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, दोनों, नन ऑफ द अबव। तो जो पढ़ा हुआ है बता देगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो एनटीए वाले पगला गए हैं, बार बार से सवाल पूछते रहते हैं। उसी के टाइप्स में आता है। तो एक निश्चित समय में या कम समय में जो रिसर्च किया जाए। दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। समय निश्चित नहीं है, लंबा समय चल रहा है, पंचवर्षीय योजना चल रही है, लंबे समय तक, ठीक है। जैसे किसी के एजुकेशनल परफॉर्मेंस देखा जाए कि 10 साल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, या किसी स्टेट का 10 वर्षों के दौरान कैसा प्रदर्शन रहा है। तो 5 to 10 ईयर्स के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना किसी का। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि समकालीन उपन्यासों में या समकालीन को डिफाइन करते हैं कि 1990 से लेकर के 80 के उपन्यासों में, ये क्या है? ये दीर्घकालिक शोध है, क्योंकि आपने एक लंबे टाइम पीरियड को लिया है, ठीक है, और 5 साल में उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो लंबा टाइम पीरियड है और वो भी है, तो दोनों ही है, ठीक है। आजादी के बाद या 1935 से लेकर के 1947 के बीच भारत में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन कौन कौन से थे और उसके सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। तो ये भी आपने एक टाइम पीरियड ले लिया है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में जाएगा।
ठीक। अब इसके बाद जो आएगा उसको डाल लीजिए अदर्स में, क्योंकि अब कैटेगरी नहीं बना सकते ज्यादा, तो 7वां बना लीजिए अदर्स, अन्य। और अन्य में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। इतना पढ़ने के बाद कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अन्य वाला पूछेगा तो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक होता है सर्वे रिसर्च, एक होता है केस स्टडी, सुना होगा आप लोगों ने, और एक होता है मिक्स्ड मेथड। तो इसमें कुछ नहीं होता है, जहां पे गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों आ जाए तो उसे मिश्रित शोध कहते हैं, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, समूह का या घटना का गहन अध्ययन करना। जैसे किसी अपराधी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आप कर रहे हैं तो केस स्टडी हुआ ना, तो उसकी मानसिक स्थितियां क्या थी वो सारा इसके अंदर आएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, किसी अपराधी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। इसमें सर्वे रिसर्च में किसी जनसंख्या, समाज या विषय पर आधारित अध्ययन, उसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च। क्या क्या आएगा इसमें? जैसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, हेल्थ सर्वे करना इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। जनगणना करना सर्वे रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ रिसर्च के मेथड हो गए। देखते हैं एक पेज में आ पाता है कि नहीं आ पाता है ये। आ गया एक पेज में लेकिन सर, पढ़ जो प्रक्रिया के आधार पर है उसको ज़ूम कर दीजिए थोड़ा-सा। प्रक्रिया के आधार पर। जी सर। अगर आईसीटी नहीं होता तो एक पेज में बन नहीं पाता ये। व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं बन पाता है इतना बड़ा, या तो इसके लिए बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड हो। आईसीटी का यही सब सुख है जीवन में। किसका बन गया? सर हो गया। किसी किसी का एक पेज में बना है? नहीं बना होगा, नो सर। 2-3 पेज सर में एक चला पेज होगा। में नहीं बना है, 3 पेज में। 3 पेज में बना, सर एक पेज को पूरा खोल के ना उस पे बना है। उस पे बना है, ठीक। तो क्या आप लोग समझ पाए टाइप्स ऑफ रिसर्च? यस सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।